जय हिंद साथियों, मनोज अकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो हम क्लास 10th के जो प्रथम सावधिक परीक्षा 2021-22 के लिए होने वाले हैं उसके हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्र जो सेट 2 है उसके आज प्रश्नों का उत्तर करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं हिंदी के सेट 1 और एसएसटी के जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके उत्तर करा दिया हूँ। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम ये जो हिंदी के सेट 2 है मॉडल प्रश्न पत्र उसका उत्तर करते हैं। तो देखते हैं पहला खंड क में है खंड क में है अपठित बोध। आपका जो है यह गद्यांश जो दिया गया हुआ है 1 से 5 के लिए, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, उल्टा पुल्टा दे दिया गया, तो आप उसको ध्यान नहीं देना। आप ये गद्यांश को क्या करना है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है और प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए आपको इसके में उत्तर देना है। आपका जितने भी ये 1 से 5 है प्रश्न के उत्तर आपको इसी में आपको मिल जाएंगे, आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। तो मैं इसका डायरेक्ट उत्तर करा देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए पहला प्रश्न है कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है। तो स्वावलंबन का अर्थ होता है कि ऑप्शन बी हो जाएगा कि अपना सहारा स्वयं बनना। और दूसरा भी पढ़ लीजिए, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा। इस पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए दूसरा प्रश्न है कि परावलंबी कैसे लोग होते हैं। तो परावलंबी दूसरों पर क्या होता है, आश्रित होते हैं। तो इस दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि परावलंबी किसके अधीन बनकर रहते हैं। तो परावलंबी आश्रय देने वालों के अधीन बनकर रहते हैं। तो इस तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चौथा प्रश्न आगे ला देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि दुख पीड़ा और मान सम्मान का महत्व कौन समझ सकते हैं। कौन समझ सकता है। तो इस चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, आत्मनिर्भर जो व्यक्ति है वही समझ सकता है। अब देखिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व विहीन जीवन किसके समान होता है। तो व्यक्तित्व विहीन जीवन पशु और कीड़े मकोड़े के समान होता है। आप दूसरा भी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। तो ये पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे का प्रश्न। अब देखिए इसमें है दिया हुआ है, आगे का जो दिया है एक पद्यांश दिया हुआ है। पद्यांश दिया हुआ है उसमें क्या है, आपको प्रश्न संख्या 6 से 10 तक के लिए इसे आपको, अब ये पद्यांश आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी में से आपके आगे का जो प्रश्न है उसके उत्तर मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या है, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं। तो इस तरह करके जो ये जो दिया हुआ पद ये पढ़ लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप इसे पढ़ सकते हैं। अब देखिए छठा प्रश्न का देखिए, छठा प्रश्न में है कि पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया है। तो इस पद्यांश में जो बाधाओं से घबराते नहीं उसकी ओर संकेत किया गया है। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए सातवां प्रश्न है कि दुख आने पर कौन घबराते हैं। तो इस सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो मेहनती नहीं होते हैं वही दुख आने पर घबराते हैं। मेहनती लोग दुख आने पर भी उस दुख को टालने में सक्षम होते हैं, इसलिए जो मेहनती नहीं होते हैं वह दुख आने पर ही घबराते हैं। अब देखिए आठवां प्रश्न है, देखते हैं। आठवां प्रश्न है कि समय आने पर परिश्रमी लोग, जो परिश्रम करने वाले लोग हैं, वो किसका सामना कर लेते हैं। तो समय आने पर परिश्रम लोग शेर का भी सामना कर लेते हैं। तो इस आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए नौ प्रश्न है कि लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो मुहावरा के ऊपर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे सारे वीडियो देख सकते हैं मुहावरे के ऊपर जो बनाए हैं। तो इस लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कठिन परिश्रम करना। ऑप्शन ए हो जाएगा।
अब देखिए 10वां प्रश्न है कि वीर शब्द का विलोम है, उल्टा कौन सा है? तो वीर का तो साहसी तो होता ही है, कायर, वीर का कायर नहीं होता, यानी कि विलोम होता है कायर। वीर और साहसी एक ही चीज है, हिम्मत भी उसे, बहादुर भी यही है, तो वीर का ही ये सब उदाहरण है। लेकिन जो वीर के लिए जो विलोम शब्द यूज किया जाता है कायर, तो इससे 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखते हैं खंड का, व्याकरण से संबंधित है। अब इसमें व्याकरण में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, समास पढ़ना है और वाच्य पढ़ना है। ये पढ़ लीजिएगा तो अब व्याकरण लगभग आप कंप्लीट कर लीजिएगा। तो अब ये व्याकरण रटने वाली चीज़ नहीं है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। समास के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ और क्रिया के ऊपर वीडियो अभी मैं नहीं बनाया हूँ। आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम इन प्रश्नों का उत्तर करा देता हूँ। इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? सकर्मक क्रिया नहीं है, तो इसमें देखिए 11वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ ए में सोहन देर तक सोता है, बी में दिया हुआ है रमा पत्र लिखती है, सी में दिया हुआ है मैंने उसे पुस्तक दी और डी में दिया हुआ है विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वें प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा कि सोहन देर तक सोता है, सोना कोई कार्य नहीं है। देखिए आगे का प्रश्न देखिए 12वां प्रश्न है कि इन वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन 12वें के लिए ऑप्शन दिया हुआ ए में बच्ची सो रही है, बी में दिया हुआ बच्चे केले खा रहे हैं, सी में दिया हुआ लड़का पत्र लिख रहा है और डी में दिया हुआ पुस्तक पढ़ रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12वें प्रश्न के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा, बच्ची सो रही है। अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है कि इनमें से कौन आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है? आम का जो है अनिकार्थी शब्द नहीं है, तो आम को तो मामूली बोला जाता है, तो ये तो होगा ही। आम का फल, आम का फल ये तो सिम में मिल रहा है। साधारण, आम जो रहता है साधारण बोला ही जाता है, ये भी सही हो जाएगा। और आम को इमली नहीं बोला जाता है, तो आम का अनिकार्थी शब्द ये इमली नहीं हो जाएगा। तो इस 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए 14वां प्रश्न है यथाशक्ति कौन सा समास है? तो 14वें प्रश्न के लिए दिया हुआ ऑप्शन देखिए ए में अवयवी भाव समास, बी में कर्मधारी समास, सी में दिया हुआ तत्पुरुष समास और डी में दिया हुआ है बहुब्रीहि समास। तो इस 14वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समास के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो इस 14वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15वां प्रश्न देखिए 15वां प्रश्न है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है वह कौन सा समास होता है? तो इसे 15वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है ए में तत्पुरुष समास, बी में दिया हुआ कर्मधारी समास, सी में दिया हुआ है बहुब्रीहि समास और डी में दिया हुआ है अवयवी भाव समास। तो इस 15वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब देखते हैं आगे का 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि प्रधान अध्यापक, यानी कि प्रधान है जो अध्यापक, किस समास का उदाहरण है? तो कौन से समास के उदाहरण है? तो 16वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहले ए में दिया हुआ तत्पुरुष समास, बी में दिया हुआ कर्मधारी समास, सी में दिया हुआ है अवयवी भाव समास और डी में दिया हुआ है द्वंद्व समास। तो इस 16वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कर्मधारी समास। अब देखिए 17वां प्रश्न है 17वें नंबर का कि जब बारिश होगी तब किसान हल चलाएगा। तो रचना के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद है? तो इस रचना के आधार पर कौन सा वाक्य है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ए में सरल वाक्य, बी में संयुक्त वाक्य, सी में आश्रित वाक्य और डी में दिया हुआ है मिश्रित वाक्य। तो इस 17वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा मिश्रित वाक्य। अब आगे का प्रश्न देखते हैं 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है कि जो अवयव दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं वह अवयव होते हैं। कौन सा अवयव होते हैं?
तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में देखिए विस्मयादि बोधक, बी में दिया हुआ समुच्चय बोधक, सी में संबंध बोधक और डी में दिया हुआ निपात। तो इस 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा समुच्चय बोधक। 19वां प्रश्न है कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है। कर्ता की क्या होता है? 19वें प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में प्रधानता, बी में निरस्त, सी में सरल और डी में संयुक्त। तो इस 19वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्रधानता। कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। तो 19वें प्रश्न के सही उत्तर ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न क्या है? 20वां प्रश्न है कि लड़कियां सो रही है, यह वाच्य का कौन सा भेद है? इस वाच्य का कौन सा भेद है? ऑप्शन दिया हुआ ए में कृतवाच्य, बी में कर्मवाच्य, सी में भाववाच्य और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इस 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कृतवाच्य। अब देखना है आगे का प्रश्न। खंड ग में है, पाठ्य पुस्तक से आपके ये प्रश्न होंगे, पाठ्य पुस्तक आप ध्यान से पढ़े होंगे तो इसी से आपको ये प्रश्न मिल जाएंगे। देखिए ये जो प्रस्तुत पद्यांश दिया है आपका पाठ्य पुस्तक से ही ये पद्य लिया गया है और इससे जो प्रश्न संख्या 14 से 22 तक है, इसमें आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो इस पद को आपको ध्यान से पढ़ लेना। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसी से आपके इन प्रश्नों का उत्तर हो जाएंगे। अब देखिए 21वां प्रश्न है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है? तो यह पंक्ति जो लिया गया है फसल से लिया गया है, फसल कविता जो है उससे लिया गया है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 22वां प्रश्न है फसल किसका जादू है? तो फसल किसका जादू है? तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में नदियों के पानी का, बी में हवाओं के थिरकन का, सी में दिया हुआ मिट्टी के गुणधर्म का और डी में दिया हुआ सूर्य की किरणों का। तो इस 22वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नदियों के पानी का। अब देखते हैं 22वां प्रश्न। 22वां प्रश्न है कि फसल किसका रूपांतर है? तो फसल किसका रूपांतर है? 23वां प्रश्न के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में सूरज की किरणों का, बी में दिया हुआ है नदी के जल का, सी में दिया हुआ किसान के हाथों का और डी में दिया हुआ है मिट्टी के गुण धर्म का। तो इस 23वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सूरज की किरणों का। 24वां प्रश्न है फसल किसका गुणधर्म है? तो फसल किसका गुणधर्म है? ऑप्शन दिया हुआ ए में मिट्टी का, बी में जल का, सी में हवा का और डी में हाथों का। तो इस 24वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मिट्टी का। ऑप्शन ए 24वें प्रश्न का। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। इसमें देखिए 25वां प्रश्न के लिए है वज्र छिपा नूतन कविता में कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? देखिए वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो आप पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में होगा। देखिए ऑप्शन दिया हुआ ए में उत्साह, बी में कन्यादान, सी में फसल और डी में दिया हुआ अट नहीं रही है। तो इस 25वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्साह। अब देखिए 26वां प्रश्न है उत्साह कविता में आए निदाग शब्द का क्या अर्थ है? तो निदाग शब्द का क्या अर्थ है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में अत्यधिक गर्म, बी में दिया अत्यधिक सर्दी, सी में दिया अत्यधिक बरसात और डी में दिया हुआ है बसंत। तो इस 26वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अत्यधिक गर्म। 27वां प्रश्न है कि गोपियों ने किसे भाग्यवान कहकर संबोधित किया है? तो गोपियों ने उद्धव को भाग्यवान कहकर संबोधित किया है। 27वें प्रश्न के लिए सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखते हैं 28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न है कि गोपियों की दशा किस पक्षी के समान हो गई है? किस पक्षी के समान हो गए? तो हारिल पक्षी के समान हो गए। तो इसका 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हारिल पक्षी जिस प्रकार एक तीन के यानी कि लकड़ी को अपने पंजे से दबाए रखता है, सिर्फ उसी प्रकार गोपियां श्री कृष्ण को अपने मन में सजोए रखा है। तो इस 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हारिल के समान। अब देखिए आगे का प्रश्न। आगे का प्रश्न है गद्यांश दिया हुआ है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपको 29 से 32 तक के इन प्रश्नों का उत्तर इसमें करना है। देखिए गद्यांश है, आपको ध्यान से पढ़ना है।
इसी से आपके इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा यदि आप इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। 29वां प्रश्न देखते हैं हम। 29वां प्रश्न है कि प्रस्तुत अंश किस पाठ से लिया गया है। तो 29वां प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा जो पाठ है उसी से ये लिया गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 29वें प्रश्न का। 30वां प्रश्न है कि पान वाले के मुंह में क्या ठूसा रहता था। तो स्वाभाविक है पान वाले के मुंह में पान ही ठूसा रहेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 30वें प्रश्न के लिए ऑप्शन सी। 31वां प्रश्न है कि पान वाला कैसा आदमी था। तो पान वाला कैसा आदमी था। ऑप्शन दिया हुआ है ए में सुंदर और ईमानदार, बी में दिया हुआ काला मोटा और खुशमिजाज, सी में दिया हुआ देशभक्त और समझदार, डी में दिया हुआ देशभक्त और ईमानदार। तो इसे 31वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, काला मोटा और खुशमिजाज। अब देखते हैं आगे प्रश्न 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था। कौन बदलता था। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में कैप्टन, बी में हालदार साहब, सी में पानवाला और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इस 32वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कैप्टन। अब देखते हैं आगे प्रश्न। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। बाल गोविंद भगत किसको साहब कहते थे। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है सूरदास को, बी में कबीरदास को, सी में तुलसीदास को या फिर डी में रेदास को। तो इस 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कबीरदास को। अब देखिए 34वां प्रश्न है। 34वां प्रश्न है पतोहू के भाई को भगत जी ने क्या आदेश दिया। क्या आदेश दिया। तो ऑप्शन दिया हुआ ए में देखिए पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया, बी में दिया हुआ पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश दिया और सी में दिया हुआ बहू को घर से बाहर नहीं निकलने का आदेश दिया और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो इस 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पतोहू की दूसरी शादी कराने का आदेश देते हैं बाल गोविंद भगत। तो ये 34वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 35वां प्रश्न देखिए। 35वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के गांव के लोग की मुख्य धंधा क्या था। जो काम करने वाला मुख्य रूप से क्या था। ऑप्शन दिया हुआ है ए में व्यापार, बी में दस्तकारी, सी में खेतीबाड़ी और डी में दिया हुआ है उद्योग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 35वें प्रश्न के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, खेतीबाड़ी इनका मुख्य धंधा हुआ करता था इनके गाँव का। अब देखिए 36वां प्रश्न हम देखते हैं। 36वां प्रश्न है कि बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे। तो बाल गोविंद भगत के कितने बच्चे थे, इकलौता बेटा था। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस 36वें प्रश्न के लिए। अब आगे का देखिए फिर से दिया हुआ है गद्यांश से इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और 37 से 40 के लिए सही विकल्प को जो चयन करना है, सही उत्तर का चयन करना है। आपको इतना ध्यान से पढ़ना है, इसी से आपको ये आगे का प्रश्न का उत्तर मिल जाएंगे। 37वां प्रश्न है माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। माता लेखक को क्या सान कर खिलाती थी। ए में दिया हुआ दाल भात, बी में चूड़ा दही, सी में दिया हुआ दही भात और डी में दिया हुआ है दाल भात। तो इस 37वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दही भात। देखिए 28वां प्रश्न है कि खाना खाने के बाद पिताजी लेखक से क्या कहते थे। लेखक से क्या कहते थे। तो देखिए ए में दिया हुआ है बैठकर पढ़ो सो जाओ, आगे देखिए दिया हुआ है सी में कि अब तुम राजा हो, अब तुम राजा हो जाओ खेलो, डी में दिया हुआ है घर के बाहर मत जाओ पढ़ो। तो इस 38वें प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अब तुम राजा हो जाओ खेलो। अब देखिए 39वां प्रश्न। 39वां प्रश्न है कि लेखक कौन सा खिलौना खेलकर खेलने के लिए जाते थे। कौन सा लेखक कौन सा खिलौना लेकर खेलने के लिए जाते थे। कौन सा खिलौना खेलने के लिए जाते थे। ऑप्शन दिया ए में मोटर गाड़ी, बी में गुड्डा गुड़िया, सी में मिट्टी के खिलौनों और डी में दिया हुआ काठ का घोड़ा। तो इस 39वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा काठ का घोड़ा। अब देखिए 40वां प्रश्न है कि इस गद्यांश में
कौन कौन से पक्षियों के नाम आए हैं? कौन कौन से पक्षी का नाम आए हैं? ए में दिया हुआ तोता, मैना, गाय, बेल। बी में दिया हुआ है तोता, हंस, मोर, हाथी। सी में दिया हुआ है तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर। और डी में दिया हुआ ये सभी। तो इस 40वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तोता, मैना, कबूतर, हंस और मोर। मोर। तो इस तरह इस हिंदी के जो मॉडल पेपर सेट 2 है उनके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार हुए। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी और भी जो मॉडल सेट है 3 और 4 उसके भी बहुत जल्द हिंदी के में करा दूंगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।